यस। सो बच्चों, आज हम ये करने वाले हैं कि हम किस तरह से टेबल से, फॉर एग्जांपल अगर आपको टेबल गिवन हो उससे हम किस तरह एनालाइज कर सकते हैं चीजों को। उसको एनालाइज कर कर हमने जो है रिजल्ट ड्राइव करना है कि क्या चीज हमारे पास बन रही है, कैसे बन रही है, कौन सा ऑर्डर है, क्या है, सब कुछ हम देख सकते हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। फॉर एग्जांपल, if you focus over there in example number 11, आप लोग क्या एनालाइज कर सकते हो? जस्ट ट्राई टू एनालाइज दिस। आई एम गिविंग यू 2 minutes टू एनालाइज एंड आई एम गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम यू गाइस कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या एनालाइज किया। सो लेट मी नो आफ्टर द एनालाइजिंग। जस्ट ट्राई टू एनालाइज दिस। Yes, so I just want to ask from Alishba first. Yes, Alishba, आपको क्या यहाँ नजर आ रहा है इस टेबल में? क्या एनालाइज कर सकती हैं आप इसमें? देखिए, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस अगर आपको याद हो तो ओ लेवल्स में भी कुछ छोटे छोटे मोटे क्वेश्चन इस तरह के आए हैं। एक आध दो बार मैंने देखा है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन में इस तरह के क्वेश्चन उन्होंने ओ लेवल्स में दिए हैं, लेकिन वो बहुत आसान थे। ये थोड़े से एडवांस लेवल के होते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ फोकस करें, सो दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ reactant E, this is the concentration of reactant F, and this is the rate of reaction, right? So we don't know what is the reaction over here. For example, any E is reacting with F and forming what? For example, any products, right? And we need to find out what the rate expression for this, right? So for example, right now, we know that rate is actually directly proportional to the concentration of both the reactants, and अब उसका जो ऑर्डर होता है वो डिफाइन करता है कि वो रेट इक्वेशन में उस रिएक्टेंट को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। सो फ्रॉम दिस टेबल वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है ना? अब आप देखें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम बच्चों। जस्ट लुक एट ओवर हियर। ये यहाँ पर आपके पास E की कॉन्सेंट्रेशन को हमने डबल कर दिया, राइट? ओवर हियर यहाँ पर हमने E की कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर दिया बच्चों? डबल कर दिया। एंड ओवर हियर इफ यू फोकस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड एक्सपेरिमेंट, आपने इसको भी डबल कर दिया। ठीक है ना? आपने E और F दोनों की कॉन्सेंट्रेशंस को जब डबल किया है, सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेट? इफ यू फोकस, सो इट इज आल्सो गोइंग टू बी डबल। तो आपके पास रेट यहाँ पर डबल हो गया है। अगर यहाँ पर इन दोनों में से कोई सा भी एक रिएक्टेंट आपके पास होता सेकंड ऑर्डर वाला, तो यहाँ पर रेट देयर शुड बी द क्वाड्रुपल ऑफ द रेट ना, बट रेट क्वाड्रुपल नहीं हुआ, सिर्फ डबल हुआ है। इसका मतलब इन दोनों में से कोई सा भी रिएक्टेंट सेकंड ऑर्डर तो है ही नहीं। ठीक है ना? इन दोनों में से कोई सा भी रिएक्टेंट सेकंड ऑर्डर तो है ही नहीं। पहली कंक्लूजन तो हमें यहाँ ये मिल गई, बट हमें अभी तक ये पता नहीं चला, वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दिस दैट कि ई फर्स्ट ऑर्डर है या एफ फर्स्ट ऑर्डर है, क्योंकि सिर्फ एक ही बार हमारा रेट बढ़ा है। अगर ये क्वाड्रपल होता तो पॉसिबिलिटी ये भी थी कि ई और एफ दोनों की कॉन्सेंट्रेशन डबल करने से दोनों का रेट जो है आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो फिर भी क्वाड्रपल हो सकता था ना। तो यहाँ पर ये सीन भी है कि यहाँ पर सिर्फ रेट एक बार डबल हुआ है। अगर आप देखें फॉर एग्जाम्पल, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बच्चों? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ई के एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एफ के। ठीक है ना? अगर इन दोनों में से दोनों के दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर होते, आप इसको डबल करते, आप इसको डबल करते, तो रेट कितना हो जाता आपके पास? क्वाड्रुपल तब भी होता अगर दोनों के दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर होते। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आपके पास रेट जो है डबल आपने किया है, आपके पास 4 की जगह आंसर कितना आया है? 2 आया है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से कोई एक, या तो ये वाला या तो ये वाला, इन दोनों में से कोई एक जीरो ऑर्डर है, जिसकी वजह से रेट दोनों को डबल करने से सिर्फ एक बार डबल हुआ है, जबकि दो को डबल करने से अगर दोनों फर्स्ट ऑर्डर होते तो आपके पास जो रेट है वो क्वाड्रुपल होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई एक जीरो ऑर्डर है। ये हमें कैसे आइडेंटिफाई होगा? लेट्स चेक द सेकेंड एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट। अगर आप सेकेंड और थर्ड को देखते हो तो यहाँ पर आपने ई को चेंज नहीं किया, जैसे अनचेंज। अगर आप ई को देखते हो तो ई यहाँ पर अनचेंज है। ठीक है ना? आपने चेंज किया किसको? एफ को।
अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने इसको कितना चेंज किया? यू कैन फाइंड आउट फैक्टर बाय डिवाइडिंग द कैपिटल वैल्यू बाय स्मॉल वैल्यू, ठीक है ना। तो आपके पास कैपिटल वैल्यू है 1.2 डिवाइड बाय 0.8, तो इसका आंसर आ रहा है आपके पास 3/2, यानी कि आपने इसको इंक्रीज किया है 1.5 टाइम। आपने f को जो है 1.5 टाइम इंक्रीज किया है, तो इसका मतलब ये है कि रेट भी अगर अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है तो ये रेट इसका जो है 1.5 टाइम बढ़ना चाहिए। बट इफ यू फोकस ओवर हियर, देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज, इट इज अनचेंज। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप f की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर रहे हो, सो देयर इज नो चेंज ऑन द रेट। तो इट इज शोइंग यू कि जो f है रिएक्टेंट, इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्टेंट। इट इज क्लियरली शोइंग यू कि f की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से रेट पर कोई असर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब f जो है आपके पास जीरो ऑर्डर रिएक्टेंट है। So you can conclude over here that the concentration of F is actually zero order. जीरो ऑर्डर कौन से रिएक्टेंट होते हैं? वी नो दैट जीरो ऑर्डर वो रिएक्टेंट होते हैं जिनको चेंज करने से रेट पर कोई असर नहीं पड़ता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इक्वेशन में, यहाँ टेबल में आपको साफ नजर आ रहा है कि F की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से रेट पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो F इज एक्चुअली जीरो ऑर्डर रिएक्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग में जो आपके पास आपने इन दोनों को डबल किया था, तो जब आपके पास f को चेंज करने से कोई रेट पे असर ही नहीं हो रहा, so whatever the overall change in the rate, it is all about the change in concentration of E। तो आपने E को डबल किया, आपने E को क्या किया बच्चों? डबल किया, तो रेट आपके पास क्या हो गया? डबल हो गया। इसका मतलब E is directly proportional to the rate, so you can say that जो आपके पास E की concentration है वो है फर्स्ट ऑर्डर वाली। तो ये बनी है आपके पास रेट एक्सप्रेशन। and if you are going to convert this into rate equation, so proportionality sign हटाया हमने, is equal to, and we write constant over here क्योंकि f वाला तो गायब हो जाएगा। so the rate equation is overall depending on the concentration of E only, right? Because f is a zero order and we know that the value of a zero at any number or at anything is equals to 1, right? तो ये हो गया आपके पास rate equation। is that clear बच्चों? यस सर। सर ये अगर एक क्वेश्चन है कि अगर एफ भी अगर एफ जीरो ऑर्डर नहीं होता तो जो सेकंड वाली एक्सपेरिमेंट है उसमें रेट क्वाड्रेपल हो जाता अगर दोनों का डबल डबल करते थे तो। यस आपके पास डबल डबल दोनों का, दोनों फर्स्ट, अगर दोनों फर्स्ट ऑर्डर होते तो ये 0.16 की जगह क्या होता है? ये 0.64 होता 32 की जगह, ठीक है ना। ओके सर। और ये आप किस तरह निकालते हैं? आप इस तरह निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने आपने रेट निकालना है, रेट निकालना है आपने किस तरह? फॉर एग्जाम्पल रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of E and the concentration of F, and for example both are first order। तो अगर आप इसको डबल कर रहे हैं और इसको भी आप डबल कर रहे हैं तो दोनों की पावर 1 है, तो 2 into 2 4, तो रेट शुड बी 4, है ना। और फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा होता है कि आपके पास रेट एक्सप्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ई एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एफ। अब इसमें से ई जो है आपके पास सेकेंड ऑर्डर है और एफ जो है आपके पास फर्स्ट ऑर्डर है। सो इफ यू आर गोइंग टू डबल बोथ ऑफ दीज, सो इट इज 2 का स्क्वायर एंड दिस इज ओनली 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, राइट। ओके सर। So it is overall, you can say that the overall change in rate with the changing the concentration of both the reactants, right? अगर एक को करेंगे that's very simple। अगर आपके पास रेट की बात करें एक रिएक्टेंट से, तो अगर एक रिएक्टेंट जीरो ऑर्डर है तो इट इज कांस्टेंट, देयर इज नो इफेक्ट ऑन द रेट, राइट। अगर आप सिंगल की बात करें तो इफ यू आर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ई विच इज फर्स्ट ऑर्डर, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट। आप जितनी कंसेंट्रेशन बढ़ाएंगे ई की उतना ही रेट टाइम्स बढ़ेगा। और अगर रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? ई के, और ये है सेकंड ऑर्डर, तो आपके पास फिर स्क्वायर के हिसाब से बढ़ेगा। रेट इज गोइंग टू बी इंक्रीज बाय द स्क्वायर ऑफ ई, राइट। राइट बच्चों, so let's talk about some more examples over here। if you talk about, अच्छा ये देखें मैंने नीचे यहाँ पर और भी सॉल्यूशन किया हुआ है। ये यहाँ पर आपके पास ये एक्सप्रेशन बन गई, हमने यहाँ पर ये वाली एक्सप्रेशन बना ली है, ठीक है ना। तो ये अगर आपको रेट निकालना है किसी भी पॉइंट पे तो आप सिंपली निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास वैल्यू गिवन है, अब ये सारी वैल्यूज पुट कर निकाल सकते हैं। के की वैल्यू भी और रेट भी, रेट ऑलरेडी गिवन है तो के की वैल्यू निकाल सकते हैं। इफ यू वांट टू फाइंड आउट के,
सो के क्या होगा आपके पास, इट कैन इजीली बी फाइंड आउट। रेट कितना है, फर्स्ट 0.16, राइट, के की वैल्यू आपको निकालनी है, और कॉन्सेंट्रेशन कितनी है ई की 0.4। तो आपके पास क्या आंसर आएगा के का आंसर आपके पास आएगा 0.16 ओवर 0.4। क्या आंसर आएगा बच्चों, इट शुड बी 0.4, राइट। क्या आंसर आएगा, 4 आंसर आएगा आई थिंक। 0.4 सर। 0.4 आंसर आ गया, ठीक है, 0.4 आ गया। एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट द यूनिट फॉर दिस, सो वी नो दैट हाउ कैन वी फाइंड आउट द यूनिट। वी कैन फाइंड आउट द यूनिट इन दिस वे दैट रेट का यूनिट क्या होता है, इट इज ऑलवेज मोल पर डेसीमीटर क्यूब सेकंड इनवर्स। एंड वी नो दैट के का हमें फाइंड आउट करना है, और कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। सो दिस कैन बी cut by each other, cancelled by each other, right? And the unit for the K is second inverse, right? In this equation. ठीक है बच्चों? Yes, sir. Now let's move towards the second example of this type of questions. So we have this question. But can you solve this? Just try to solve this and complete the lines over here, the dotted lines. Just try to complete this. Yes बच्चों, done? सर नहीं समझ आ रहा। चलो कोई मसला नहीं, मैं करा देता हूँ। चलें बच्चों, if you are not able to do this, so we can solve this together. Just look at over here what they are saying. They are saying that, for example over here, the concentration of M and the concentration of N is given to you, and the rate equation is also over there, right? आपके पास rate equation भी given है आपके पास, ठीक है ना, और आपके पास क्या given है, आपके पास फर्स्ट वाले का rate भी given है, ठीक है ना। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
इसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे जस्ट लाइक दिस कि आप पहले वाले स्टेटमेंट में क्या निकाल लो, आप के की वैल्यू निकाल लो। ये सबसे आसान तरीका है, महानूर ने ड्राइव किया है ये तरीका, तो आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। महानूर, थैंक यू सो मच फॉर दिस वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। रेट कैसे निकाल सकते हैं? रेट इज गिवन टू यू इन द फर्स्ट स्टेप व्हिच इज 6, के हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और m की वैल्यू आपको दी हुई कितनी, 2 का स्क्वायर, एंड n की वैल्यू दी हुई आपको 3, सो इट इज एक्चुअली 6, 2 to the 4, 4 to the 12, and the k will be 6 over 12, and the answer will be 0.5. This is the value of k. So if you find out, if you want to find out the rate of the rest of the question, so you can simply find out by using the value of k, because k is always constant. So over here we need to find out rate, and the value of k is constant, right? And the concentration of m is now 6, right? 6 ka square, because it is a second order, and the second one is 3. So we can solve this, 0.5 into 36 into 3. So what will be the answer, bacho? 36 into 3, it will be 108, and the half of 108 will be 54. Is that right or not? Yes, sir. Right. And again, you can find out the next one as well. The same way you can solve this. Rate k, value of m is 6 ka square, and there's a 6, so it will be 36 into 6, and the half of that. I think the answer will be 108. Right or not? सही, हम हाफ क्यों कर रहे हैं? ये 0.5 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। 0.5 क्या होता है? 0.1.2 होता है ना। तो फॉर एग्जांपल इफ यू हैव 54, तो अगर आप इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो इट विल बी हाफ, है ना। आप कैलकुलेटर से कर लो, आप कैलकुलेटर से कर लो। सर सही आंसर। ठीक है। अब देखिए बच्चों, एक और तरीका क्या हो सकता है इसका सॉल्व करने का, आप यहाँ पर देख सकते हैं। If you want to solve in the other way, so you can find out the way by this method as well. सबसे पहले आप क्या निकाल लो? फैक्टर। What is the factor over here? आपने किस फैक्टर से इसको इंक्रीज किया है? 6/2, you are actually increased it by 3 times. आपने इसको 3 times इंक्रीज किया है, and it is unchanged, right? It is remain 1. So you can solve it in this way as well, that m का फैक्टर है आपके पास 3 टाइम्स, आपने उसका m को 3 टाइम इंक्रीज किया है, और n को आपने चेंज नहीं किया, इट विल रिमेन सेम। सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द रेट, सो इट्स सिंपल, आपने इसको चेंज कितना किया है? m वाले को 3 टाइम और n वाले को सिंगल टाइम, तो आपके पास रेट जो है 9 टाइम्स बढ़ना चाहिए। रेट आपके पास 9 टाइम्स बढ़ना चाहिए। इनिशियली रेट आपके पास 6 था, 9 टाइम्स और बढ़ेगा तो कितना आंसर आएगा? 54। इस तरह भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इज दैट राइट बच्चों? अगर आपको अगर k की वैल्यू गिवन ना हो, या अगर आपको कोई सा भी ऐसा कोई सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट गिवन ना हो जिससे आप रेट भी आपको पता हो, आपको कॉन्सेंट्रेशन भी गिवन हो, और आप k की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ गिवन नहीं है आपको सेट ऑफ इंफॉर्मेशन में, तो आप फिर इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? ओके सर। थर्ड एक्सपेरिमेंट में देखें, हमने इसी तरह करना है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये एग्जाम्पल है। अब ये एग्जाम्पल बनती है कि आप लोग सॉल्व कर सकें। सो आई एम जस्ट स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग, यू नीड टू सॉल्व दिस। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ देखते हो, so what we are doing over here, we are in the first set, we are just changing what? We are just changing the concentration of G, right? We are just changing the concentration of G, and in this G, you can see this, that this is twice. We are just changing it twice. So आप कर क्या रहे हो? Rate is actually, we are just finding the factor first. Order find out कर लेते हैं। पहले इसको आपने डबल किया, ये क्या हो गया? डबल हो गया। ठीक है ना। आपने इसको डबल किया, ये भी डबल हो गया। इसका मतलब आपके पास जो G की कॉन्सेंट्रेशन है वो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर है। जी जो रिएक्टेंट है आपके पास, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्टेंट है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन को आपने डबल किया, आपके पास रेट क्या हो गया? डबल हो गया। ठीक है ना।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप h की बात करते हो तो h को आप यहाँ चेंज कर रहे हो, ठीक है ना, और यहाँ पर आप g भी चेंज कर रहे हो, विच इज यू आर इंक्रीजिंग इट टू 3 टाइम्स, आप इसको 3 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हो, इसको आप 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हो। सो लेट्स सी कि आपके पास क्या डिफरेंस आ रहा है। आप एक को 3 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है ना, एंड इट इज फर्स्ट ऑर्डर, और एक को आप 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हो एंड इट इज आल्सो फर्स्ट ऑर्डर। 3 2s are 6 and we know that rate is already given to you in the first equation which is 4, so 6 into 4 will be 24। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो h है, h भी फर्स्ट ऑर्डर है, आपके पास 24 ही आ रहा है, देखें यहाँ पर आंसर 24 ही आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो H की कॉन्सेंट्रेशन इट इज आल्सो व्हाट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्टेंट। सो यू कैन से दैट कि आपके पास जो रेट एक्सप्रेशन है वो ये बन गई, इक्वेशन क्या बन गई आपके पास, इट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ G एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H। जो आपकी रेट इक्वेशन है उसमें G और H दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर हैं। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ K यू कैन यूज एनी वन ऑफ देम। आई एम यूजिंग द फर्स्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सो इट इज 4, I need to find out this, it is 1 and it is 1, right? So it is K की वैल्यू कितनी आई बच्चों, K की वैल्यू आ गई आपके पास 4, and if we talk about the unit, so unit कैसे निकलेगा, unit निकलेगा they both are mole per decimeter cube, right? And this is mole per decimeter cube second inverse। तो एक से एक कैंसिल हो गया, बचा कितना आपके पास एक, तो इसका आंसर आएगा मोल इनवर्स डेसीमीटर क्यूब सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो इट शुड बी द यूनिट फॉर दिस, मोल इनवर्स डेसीमीटर क्यूब सेकंड इनवर्स, राइट बच्चों? सर जी फर्स्ट ऑर्डर है वो समझ आ गया, एच फर्स्ट ऑर्डर कैसा है ये समझ नहीं है। हाँ देखे ना, आपके पास ओवरऑल रेट चेंज इन्होंने दिया हुआ है आपके पास, ठीक है ना, आपको ये पता चल गया जी फर्स्ट ऑर्डर है तो सीधा सीधा है आपके पास ना। अब आपको पता है कि रेट आपके पास कितना है, 4 है। अब ये रेट कितना टाइम्स बढ़ना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल वी आर जस्ट सपोजिंग दिस के जीरो ऑर्डर तो नहीं है ना, साफ नजर आ रहा है कि आपके पास अगर आप जी को 3 टाइम्स इंक्रीज करोगे तो रेट होना चाहिए 4 3 12, है ना, रेट आपके पास 12 होना चाहिए। अगर रेट सिर्फ 12 होता है तो इसका मतलब ये था कि एच आपके पास जीरो ऑर्डर है, एच को चेंज किया उसके बाद भी कोई असर नहीं हुआ, तो फिर ये 12 होता तो जीरो ऑर्डर होता, लेकिन 12 नहीं है, ये 12 का ट्वाइस है, यानी कि आपने जो ट्वाइस चेंज किया है एच को उसकी वजह से रेट और ट्वाइस हो गया, तो इट मींस एच आपके पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। इस वजह से हमने इसको आइडेंटिफाई किया इस तरह। देखें फॉर एग्जाम्पल रेट जो है आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जी की कॉन्सेंट्रेशन के, जी है आपके पास फर्स्ट ऑर्डर, आपने रेट को क्या किया, आपने जो है जी को अगर आपने थ्राइस किया, सो ये भी क्या होना चाहिए था आपके पास 4 3 12, ऐसे ही होता, रेट 12 बन जाता ना। जी सर। और आपने जो है क्या यहाँ पर एच को भी जो है चेंज किया है, आपने चॉइस किया है, इस वजह से ये 12 2 24 आंसर आ रहा है, ठीक है। अगर ये सेकंड ऑर्डर होता तो ये 2 का स्क्वायर होता और 12 4 48 आंसर आता, तो इसका मतलब ये था कि सेकंड ऑर्डर है। और अगर यहाँ पर 12 ही आंसर होता तो इसका मतलब जीरो ऑर्डर है ना, यहाँ डबल आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके पास एच बी फर्स्ट ऑर्डर है। इज दैट राइट? इज दैट राइट? सर अगर हमने जैसे हमने जी को थ्राइस करा तो रेट 4 3 12 हो गया, तो इसका मतलब कि एच जीरो ऑर्डर है। हाँ, अगर सिर्फ ऐसा 12 होता आंसर होता ना, अगर सिर्फ 12 आंसर होता तो इसका मतलब ये था कि आपके पास एच का कोई फर्क ही नहीं हुआ है, यहाँ पर आपने एच को भी तो डबल किया है ना, तो उसका भी कुछ ना कुछ फैक्टर आ रहा है रेट के ऊपर। अगर आंसर 12 होता तो इसका मतलब दिस इज द फैक्टर ऑफ ओनली जी, बट यहाँ पर 12 का भी डबल है, इसका मतलब ये कि एच ने भी रेट को डबल किया है क्योंकि आपने उसको फैक्टर डबल किया है, ठीक है ना। ओके सर। ठीक है, so let's try one more time, one more example if I have, but unfortunately I don't have any more example over here. So you can solve these type of questions from past paper, you can find out some questions from the past paper, you can try that to your past papers, and definitely you can do that inshallah. And due to the light problem over here, यहाँ light चली गई है तो किसी